हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है अभी चल रहा है हम लोगों का टेंस का जो सीरीज। जैसा कि आपको मालूम है ये पार्ट 3 होगा। सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको टेंस के बारे में बतलाया था, दूसरे पार्ट में सेंटेंस के बारे में बतलाया था। अभी फिर से रिटर्न आ गए हम टेंस के पार्ट पे, चूँकि हमको समझना जरूरी था कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो वो सारे सेंटेंसेसों के बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। ये पार्ट जो 3 होगा ये प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं हम। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, कहा गया है कि प्रेजेंट टेंस को आप वर्तमान काल कहिएगा। ठीक है, वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अगली बात जो हम आपसे कहने वाले हैं वो है ये कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये इसका पहला पार्ट होता है। मतलब प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं। चारों भेद में से सबसे पहला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे आप अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे आप पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और चौथा जो होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले अगर कोई भी टेंस अगर हम पढ़ते हैं तो उसे हमें पहचानना जरूरी होता है। अगर जब तक हम किसी भी चीज़ को पहचानेंगे नहीं या टेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसे बना नहीं सकते हैं। तो यही यहाँ सबसे पहले हम इसे पहचानने का तरीका समझेंगे। और जिसका पहचान होगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, समझने का बात यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वैसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे भाई? तो सामान्य वर्तमान काल कह लेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे राम आम खाता है, ये एग्जाम्पल देखिए। इसमें बताइए कि राम आम खाता है, इसमें क्या है भाई? तो ता है अंत में है या नहीं है, बतलाइए, है ना? तो ये हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप इसको कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, या हिंदी में अगर इसे हम कहें तो सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं। अगला एक और देख लेते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं भाई? क्रिकेट खेलते हैं। इसमें भी देखिए ते हैं लगा हुआ है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सा सेंटेंस है जरा सा ये बतलाइए हमको, क्योंकि आपको हमने पिछले ही वीडियो में बताया है। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है और ये किस प्रकार का सेंटेंस है? दोनों हमें देखने पर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही प्रकार के सेंटेंसेस हैं, लेकिन किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं आपको पता चल रहा है या नहीं? चलिए हमें बतला देते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है, जिसे आप सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और ले लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे राम आम नहीं खाता है, ये बतलाइए। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले तो सेंटेंस भाई ये कौन सा, किस प्रकार का या किस काल का सेंटेंस है? तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन कौन सा सेंटेंस है? तो ये निगेटिव इसमें लगा हुआ है। ठीक है, नहीं लगा हुआ है तो ये एक निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। किसका? असर्टिव का निगेटिव। अच्छा, इसी में अगर हम कह दें कि क्या राम आम खाता है, तो ये बतला दीजिए कि किस प्रकार का सेंटेंस है भाई। आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस होगा ये होगा, चूंकि क्या शुरू में लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव टाइप 1 होगा। अच्छा, और इंट्रोगेटिव है तो सबसे अंत में ना क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। मैंने गलती से अभी यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया था। और ये जो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव टाइप 1 था। अगर इसी में नहीं लग जाता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव टाइप 1 का निगेटिव हो जाता। क्या राम आम, लिख ही देता हूं भाई, आप समझ लीजिएगा। क्या राम आम नहीं खाता है। 1-2 एग्जाम्पल और हम लिख सकते हैं यहाँ पे। 1-2 और एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप इसे पहचानने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें, ठीक है। देखिए, जैसे राम क्यों आम खाता है, बतलाइए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है भाई, चूंकि ता है ती है लगा हुआ है। और ये सेंटेंस किस प्रकार का है, तो भाई इंट्रोगेटिव टाइप 2 है, चूंकि इसके बीच में क्यों लगा हुआ है, WH से शुरू होने वाले वर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव टाइप 2 है, ठीक है। अगला देखते हैं इसी का, राम क्यों आम नहीं खाता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इंट्रोगेटिव टाइप 2 का है और निगेटिव है। चलते हैं आगे। जैसा कि आपने इससे पीछे देखा, पहचानने का जो नियम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, तो इस स्लाइड में जो आप देखेंगे वो देखेंगे जो हम बनाने वाले हैं उसके बनाने का नियम। और जैसा कि आपको मालूम है, जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के, तो ये हम बनाएंगे असरेटिव सेंटेंस। होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, लेकिन असरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, सकारात्मक वाक्य, उसे हम बनाने का नियम देखेंगे। और आपको ध्यान होगा कि बनाने का नियम केवल 2 ही चीज पे लागू होता है। एक जो होता है वो होता है सहायक क्रिया, और दूसरा जो होता है वो होता है क्रिया पर, ठीक है। बाकी सब जस के तस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला होगा सहायक क्रिया, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसके रूप में कुछ भी नहीं लिखा जाता है, सहायक क्रिया के रूप में कुछ नहीं लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जब आप असरेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तब। दूसरा देखते हैं, कहता है कर्ता, जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो। का भाई, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, ये आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं इसके आगे बढ़ूंगा, तब आपके लिए एक स्लाइड दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में अगर कर्ता हो तो उस वाक्य के क्रिया यानी कि वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। लेकिन अगर कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं हो, यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को छोड़ के कोई और हो, उसके क्रिया के साथ कोई बदलाव नहीं करते हैं। ये बात समझने वाली है कि अगर कर्ता जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो जब हम असरेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे उसमें केवल जो होगा क्रिया के साथ एक बदलाव होगा, उसमें एस या ई एस लगा दिया जाएगा। दूसरी बात ये कही गई है इसमें कि भाई अगर जो कर्ता है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में छोड़ के कोई और हो जाए, तो हम उसे जब बनाएंगे असरेटिव सेंटेंस के रूप में, तो उसमें यानी कि क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस स्लाइड में आप देखेंगे किस प्रकार से भाई जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, ये होता क्या है, इसे देखने के लिए मैंने ये स्लाइड आपके लिए लाया है, ठीक है। तो आप चलें और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ रो और कॉलम आपको बनाए गए हैं। यहाँ है पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, ठीक है। सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन, प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन। आप समझने का प्रयास करेंगे कि सिंगुलर नंबर यानी कि इसमें जितने भी होंगे ये सिंगुलर नंबर्स होंगे, ठीक है ना, यानी एक वचन होंगे। केवल एक के लिए जो बात किया जाए वो एक वचन, और 2 या 2 से अधिक के लिए जब बात किया जाए तो वो होता है बहुवचन, ठीक है। तो आप आगे बढ़ें। आपसे पूछ देगा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर बता दो भाई, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर जो होगा वो होगा आई, यानी कि मैं। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर जब आपसे पूछे, तो भाई प्लूरल नंबर पूछ रहा है, यहाँ आप समझ लें कि आपसे जब प्लूरल नंबर पूछा गया तो यहाँ जो होगा वो 2 या 2 से अधिक की बात करेगा, ठीक है। तो वी होगा इसमें, यानी कि हम लोग। सेकेंड पर्सन के बारे में मध्यम पुरुष जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में पूछ देगा आपसे, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर पूछ देगा, तो भाई होगा यू। यू का मतलब यहाँ पे होगा तुम या आप। वहीं आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर यू, दोनों में यू है, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग है वो बदल जाता है। इसमें तुम और आप होगा, इसमें
तुम लोग और आप लोग होगा, क्योंकि ये बहुवचन है और ये एक वचन है। एक वचन में केवल एक के लिए तुम और आप का इस्तेमाल होता है, बहुवचन में तुम लोग। सुनने में लग रहा है यहाँ कि 2 या 2 से ज्यादा की बात हो रही है, आप लोग 2 या 2 से अधिक की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ये आपका मेन है। और पूरे जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखेंगे। ट्रांसलेशन बनाने के दौरान ये काफ़ी मेन हो जाता है आपके लिए, काफ़ी इसे समझने की काफ़ी ज़रूरत होती है, तभी आप ट्रांसलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, जो कि ये है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता क्या क्या है, हम सारे लिस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले वह का जो होता है 3 मीनिंग होता है, ही, सी, दैट। तीनों का मतलब होता है वो। ही जो होगा वो लड़कों के लिए होता है, सी जो होता है वो लड़कियों के लिए होता है, और दैट जो होता है छोटे छोटे प्राणी और निर्जीव के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। उसी प्रकार से आगे है दिस और इट। दिस जो है यह होता है, इट भी यह होता है, दोनों का मतलब। लेकिन दिस वाला जो यह है ये सजीव के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े जानवरों के लिए। ईट जो होता है इसका भी मतलब यह होता है, लेकिन ये छोटे छोटे प्राणियों यानी कि सजीव के लिए और निर्जीव के लिए इस्तेमाल में ले लिया जाता है ईट को। उसी प्रकार से एक नाम का जब भी प्रयोग किया जाए वाक्य में तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है। चलते हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के पास, जो कि है यहाँ पे आप देख रहे होंगे थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब ही आप समझ लीजिए, प्लूरल नंबर बोलते हैं, ऐसे स्पीड में चलने के दौरान हो जाता है, ऐसे इसको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। ये जो है इसे हम प्लूरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, दे मतलब वे लोग। सुनने में लग रहा है 2 या 2 से अधिक। द चिल्ड्रेन बच्चे, 2 या 2 से अधिक। देज ये, दोज वे, या एनी 2 नेम्स जस्ट लाइक दैट राम एंड श्याम। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये वीडियो रोक के या पीछे फिर करके आप देख लीजिए इस वीडियो को, मुझे विश्वास है कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जिसे आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर भाई जानना जरूरी है, यानी जैसे बनावट, जिसे हम बनावट कह लेते हैं। तो हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हमें एक्सिलरी वर्ब लिखना होगा, उसके बाद हमें वर्ब लिखना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। भाई आप कर्ता किसे कहते हैं? मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बतलाया था, इसका जो पार्ट 2 मैंने बनाया था टेंस का, उसमें मैंने बतला दिया था, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता हम उसे कहते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई काम करे, वाक्य में काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा होगा एक्सिलरी वर्ब, जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं, हाँ ना। और एक चीज और कि सब्जेक्ट को, भाई यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया लेकिन आगे से मैं एस लिखूंगा, आप जान लीजिए। अगला जो होगा एक्सिलरी वर्ब, जिसे आप सहायक क्रिया कहेंगे। सहायक क्रिया उसे कहा जाता है जो वाक्य को पूरा करने में अपना पूर्ण योगदान देता है, जो कि लास्ट में ज्यादातर होता है। इसे यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब लिखा गया है, लेकिन आगे से जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा AUX भी। इसके बाद होगा वर्ब, जिसे आप क्रिया कहेंगे, शॉर्ट में इसे भी लिखा जाता है। वर्ब हम उसे कहेंगे कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे हम वर्ब यानी कि क्रिया कहेंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा, जिसे आप कर्म कहिएगा, शॉर्ट में उसे ओ कहा जाता है। क्रिया यानी कि काम करने में जो किसी का हेल्प कर दे उसे हम कर्म कहेंगे, या क्रिया की सहायता जो करे उसे कर्म कहेंगे। आगे से अभी तो आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर है जो, लेकिन जो आगे से आपके साथ स्ट्रक्चर मिलेगा आपके पास, वो मिलेगा S प्लस AUX भी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स को पहचानने का प्रोसेस समझेंगे। देखेंगे पहचान क्या था भाई, कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा, वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले ये हम गेस करेंगे कि क्या ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं। उसके बाद तो इसमें देखें अंत में ता है लगा हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये भी ते लगा हुआ है, ता हूँ, ते हैं,
हैं। सारा का सारा जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, अब देखिए कि क्या ये सभी असरेटिव सेंटेंस हैं या नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी केवल असरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बतलाया है, बनाने का नियम केवल और केवल असरेटिव सेंटेंस का बताया है। अगले वीडियो में मैं जब लेके आऊँगा तो इसका निगेटिव लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें देखिए कि सभी असरेटिव सेंटेंस हैं या नहीं। सीधे साधे वाक्य को आप असरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आपको मालूम है, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। राम आम खाता है, सीधा साधा वाक्य है भाई। हम लोग पटना जाते हैं, सीधा साधा वाक्य है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सीधा साधा वाक्य है। वे लोग राजेश को पीटते हैं, ये भी सीधा साधा वाक्य है। राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, सीधा साधा वाक्य है। यानी कि सभी के सभी सकारात्मक वाक्य हैं। अब चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। भाई देखिए, बनाने से पहले आपको हम ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख देते हैं, जो कि आपको बनाने में हेल्प हो सकता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लिखना है, उसके बाद हमें क्या लिखना है भाई, तो उसके बाद हमें वर्ब लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। बात यहाँ पे ऐसी है कि असरेटिव सेंटेंस में तो एक्सिलरी वर्ब लगेगा नहीं, तो ये खत्म। और वर्ब के साथ दो दो कंडीशंस फॉलो करने हैं। यहाँ पे एस भी लगाने हैं और कभी कभी नहीं भी लगाने हैं। जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो एस वर्ब के साथ लगाने हैं। अगर सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर वाला रूल फॉलो नहीं करेगा तो इसके साथ एस नहीं लगाने हैं, यानी कि उसका ओरिजिनल जो मीनिंग होगा वर्ब का पहला रूप वो छोड़ देना है। तो चलिए चलते हैं अब बनाने। तो सबसे पहले होगा इसमें राम, चूंकि राम ही काम कर रहा है तो राम इट्स क्यों लगेगा भाई, क्योंकि राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ क्रिया के साथ एस या एस लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए मैंगो, हो गया। चूंकि इसमें एक्सिलरी वर्ब तो लगना है नहीं। आइए अगला देखते हैं, हम लोग पटना जाते हैं। इसमें कर्ता कौन है भाई, तो हम लोग, तो वी सबसे पहले। एक्सिलरी वर्ब लगने वाला है नहीं तो डायरेक्ट चले अपने वर्ब पे। गो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है क्या आपका सब्जेक्ट, नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है। आप डायग्राम चेक कर सकते हैं। गो टू पटना, ओके, बन गया। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो इसका बनेगा आई टीच यू। कहिएगा इसमें भाई तो टीच हो सकता है, तो टीच क्यों होगा भाई, ये जो है आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे टीच नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़े, दे बीट राजेश, ठीक है। हाँ भाई देखें, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, कहिएगा कि ये जो राजेश है ये तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, लेकिन आप ये भी जानने का प्रयास करें कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो भाई हमें तो जो मतलब है, जो क्रिया है, इसका मतलब है केवल और केवल कर्ता से, यानी कि सब्जेक्ट से। और इसमें सब्जेक्ट जो है वो है आपका वे लोग, और वे लोग जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम एंड श्याम। अच्छा, पहले इसके बारे में बताइए कि राम और श्याम दो नाम हैं, तो ये कहाँ होंगे, ये होंगे आपके थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। तो प्लूरल नंबर है तो इसके क्रिया के साथ एस एस लगने वाला तो है नहीं। राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, CRICKET, ओके। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। आपके लिए कुछ यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ जिसे आप बनाएंगे और हमें कमेंट लिखना, कमेंट के रूप में भेजना भूलेंगे नहीं। मुझे उम्मीद है आप इसका कमेंट के रूप में जवाब हमें ज़रूर देंगे। सबसे पहला होगा तुम लोग दिल्ली जाते हो, दूसरा होगा वह तुम्हें पीटती है, तीसरा होगा रोशन खाना खाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में ऐसा है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। साथ ही साथ अपना अस्तित्व या व्यक्तित्व ऐसा विकसित करें कि सभी आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।